हेलो एवरीवन एंड मैं हूं रूपाली सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूं आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में, जहां पे आप सभी को सभी वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, पीईटी या फिर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़े। साथ ही में सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, जिसमें हम देखने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो सबसे पहले देखते हैं आज की सबसे पहली न्यूज़ क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में हमने कौन सा दिन सेलिब्रेट किया है, तो हाल में हमने सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है, जिसको कि हम विश्व वन्य जीव दिवस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है वैश्विक वन्य जीव दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है? हर वर्ष ये मनाया जाता है आपका 3 मार्च को। और अगर हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब से की गई, तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2013 से, जबकि थाईलैंड ने इसके बारे में प्रस्तावित किया कि हमें ये दिवस मनाया जाना चाहिए। और क्या मतलब होता है विश्व वन्यजीव दिवस का या फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो दुनिया भर में जितनी भी आपकी फ्लोरा एंड फौना है, यानी कि वनस्पति है या फिर वन्य जीव है, उन सभी को संरक्षित करने के लिए इस दिवस की महत्वपूर्ण रूप से इसे मनाया जाता है। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं कि इस वर्ष 2022 की आपकी विषय वस्तु क्या है, इस वर्ष इसकी थीम क्या है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जानी है, तो इसकी थीम है रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। ठीक है, रिकवरिंग की स्पीशीज, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ क्योंकि वहां पे बहुत क्लियर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, ये इस बार की थीम है। यानी कि जितने भी आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जितने भी वन्य जीव हैं या वनस्पति हैं, उन सभी को वापस से हम पुनर्प्राप्त कर सके ताकि इस इकोसिस्टम को, इस धरती को बचाया जा सके। क्योंकि हर एक वन्य जीव या हर एक आपकी वनस्पति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी ना किसी तरह से। तो इसलिए इनको बचाने का काम, संरक्षण के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? वैश्विक वन्य जीव दिवस। हर वर्ष किस दिन? 3 मार्च को। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं 1973 में आपकी इसकी स्थापना हुई थी। वन्यजीव आपके एक कोष है, उसकी स्थापना हुई थी, इसी वजह से इस दिन को मनाया जाना है। कौन सी कंट्री ने इसको प्रस्तावित किया था? ध्यान रखिएगा, थाईलैंड ने। इसी के अलावा अगर हम एक और दिवस की बात करते हैं तो अभी हाल ही में वो दिवस आपका आने वाला है, अभी आया तो नहीं है लेकिन आने वाला है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंटरनेशनल विमेंस डे या फिर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। कब मनाया जाता है? हर वर्ष ये वैसे तो मनाया जाता है 8 मार्च को। कौन सा दिवस है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, हर वर्ष कौन सा दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को। लेकिन इस बार का जो आपका दिवस है ये थोड़ा सा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि हाल ही में आपकी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक घोषणा की है कि इस वर्ष हम ये दिवस तो मनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाएंगे, लेकिन साथ ही में क्योंकि हम इस वर्ष को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, तो इसके चलते हम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के साथ साथ में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह को भी मनाएंगे। ठीक है, तो कौन सा दिवस इस बार मनाया जाएगा? 1 मार्च से लेकर के, ध्यान रखिएगा, 1 मार्च से लेकर के 8 मार्च तक कौन सा दिवस कौन सा सप्ताह मनाना है? तो ये हमें मनाना है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस
सप्ताह, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी आपका कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है, 1 मार्च से 8 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह इसका नाम है। और अगर हम बात करते हैं कि वर्ष 2022 की थीम क्या रहेगी, ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022 की थीम क्या रहेगी, तो इसकी विषय वस्तु है, एक तो आपका ये हैशटैग चलाया जाएगा ब्रेक द बायस, ठीक है, हैशटैग क्या है, ब्रेक द बायस। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 2022 की विषय वस्तु क्या है, वैसे तो बहुत सारी विषय वस्तु हैं, अलग अलग दिन के लिए अलग अलग चीजें हैं। 1 मार्च से लेकर के 8 मार्च तक आपके कई सारे अभियान या कई सारे कार्यक्रम जो है वो किए जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि आपके एक अभियान है बैक टू स्कूल, तो जितनी भी आपकी लड़कियां हैं जो कि 18 वर्ष से कम आयु की हैं, उन सभी को बैक टू स्कूल अभियान के तहत वापस से स्कूल जाने के लिए प्रेरणा दी जाएगी। या फिर इसके अलावा जेंडर एम्पावरमेंट की बात की गई है, महिला सशक्तिकरण की बात की गई है, या फिर जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है। तो ये सभी दिन के लिए अलग अलग आपके जो है कार्यक्रम किए जाएंगे। साथ ही में जो पुलिस महिला कर्मी हैं उन सभी को पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो इसलिए आपको 2022 के लिए विषय वस्तु की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगी विमेन ऑफ टुमारो, ठीक है, कल की महिला। तो इसको याद रखिएगा कि थीम क्या रहेगी इस बार आपकी इंटरनेशनल विमेन्स डे की, ये रहने वाली है विमेन ऑफ टुमारो, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसा कि आपने देखा वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है, 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया, 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। और इस वर्ष आपकी 1 मार्च से लेके 8 मार्च तक के लिए कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है, तो ये है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि आप सभी को पता है कि एग्जाम को क्वालिफाई करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या हमें मेहनत छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें मेहनत करते रहना है। याद रखिए एक मूवी आई थी, ठीक है, और मांझी द माउंटेन मैम, तो उस मूवी में जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक डायलॉग बोलते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी कि उन्होंने एक पहाड़ तोड़ डाला, ठीक है, रास्ता बनाने के लिए उन्होंने एक पहाड़ तोड़ डाला। तो क्या हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते कि सिलेक्शन ले लें? हमें कोई पहाड़ तोड़ने को तो कह नहीं रहा है, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है अपने कमरे में बैठ करके अच्छे से, ठीक है। तो याद रखिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और तब तक लगे रहना है आपको भी, और आपके साथ लगी रहूंगी मैं भी जब तक आपका सिलेक्शन ना करा दूं। तो आज प्रण कर लीजिए कि हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, यानी कि जो युद्ध हो रहा है कौन से 2 देशों के बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो हाल ही में वहां पे अभी क्या हुआ है कि आप सभी को पता है कि हमारे देश से बहुत सारे बच्चे यूक्रेन जाते हैं मेडिकल शिक्षा के लिए या मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। तो बहुत सारे बच्चे, करीब 18,000 20,000 के करीब बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं और उन सभी को जाने की इजाजत नहीं मिल रही है, ठीक है। यूक्रेन ये कह रहा है कि हम इन बच्चों को नहीं जाने देंगे। रूस का ये दावा है, जैसा कि न्यूज में सुना जा रहा है, रूस का ये दावा है कि यूक्रेन ने बंदी बना रखा है हमारे देश के बच्चों को। तो उन सभी को निकालने के लिए, इवैक्यूएशन करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और उस ऑपरेशन का नाम क्या है? उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा, ठीक है। क्या है? ऑपरेशन गंगा। सो व्हाट इज ऑपरेशन गंगा? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है कि ये एक तरह का अभियान है, एक तरह का ऑपरेशन है, जिसके तहत रशिया और यूक्रेन युद्ध के बीच में फंसे हुए बच्चों को, जो कि मेडिकल शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को क्या किया जाएगा, वहां से निकाला जाएगा, इवैक्यूएट किया जाएगा। इससे पहले भी आपके कोविड-19 के दौरान भी ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। तो उसको भी मैं यहाँ पे रिलेट कर देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोविड-19 के दौरान आपके इस तरह के 2 ऑपरेशन चलाए गए थे, ठीक है। ये आपका वंदे भारत मिशन था कोविड-19 के तहत, ठीक है। कौन सा मिशन था? वंदे भारत मिशन। और इसके तहत आपके 2 ऑपरेशन चलाए गए थे। एक ऑपरेशन था जिसका नाम था समुद्र सेतु फर्स्ट, ठीक है, समुद्र सेतु ऑपरेशन। और दूसरा आपका था समुद्र सेतु 2 ऑपरेशन, ठीक है। क्या था? समुद्र सेतु
टू। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हम समुद्र सेतु की बात करेंगे तो वो क्षेत्र जैसे कि आपके माले हो गया, श्रीलंका हो गया, ईरान हो गया, यहाँ पे जो फंसे हुए लोग थे, जो अपने घर वापस नहीं आ पा रहे थे कोविड के तहत, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था और कोई भी नागरिक, हमारा भारतीय नागरिक अपने देश में वापस नहीं आ रहा था, तो उस समय हमारे माननीय मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु। और इसमें भारतीय नागरिकों को जो है वो बाहर से क्या किया गया था, अपने देश में वापस लाया गया था। इवैक्यूएशन प्रोसेस ये भी था। इवैक्यूएशन प्रोसेस आपका एक ऑपरेशन गंगा भी है। और इसी के साथ में जब हम समुद्र सेतु की बात करते हैं तो ये आपका कोई इवैक्यूएशन प्रोसेस नहीं था, ठीक है। ये क्या था, ये आपका ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है, लेने के लिए आपकी 7 शिप थी जिनको की रवाना किया गया था। और क्योंकि हमारे देश में जब आपका कोविड-19 के तहत जब लॉकडाउन 2 लॉकडाउन 3 हुआ, उस टाइम पे क्या हुआ कि आपके जो ऑक्सीजन थी वो हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी होने लगी और उसके तहत आपकी 7 शिप थी जो कि दूसरे देशों में भेजी गई थी और वहां से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए गए थे, ठीक है। तो इन शिप के नाम कभी कभी आपसे पूछ लेता है, ठीक है, जैसे कि कोची हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ जिससे कि आपको याद रहे, क्योंकि आपको नाम कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। कौन कौन से थे, कोची, कोलकाता, ऐरावत, जलाश्वा, तलवार, तबर और त्रिकंद, ठीक है। ये 7 शिप थी जिनको की भेजा गया था समुद्र सेतु 2 के टाइम पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर हम ऑपरेशन इवैक्यूएशन प्रोसेस की बात करते हैं, भारत के जो दूसरे देशों में फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने का प्रोसेस होता है, उसको हम इवैक्यूएशन प्रोसेस बोलते हैं। और उसके तहत आपके अभी तक भारत में लगभग करीबी में अगर हम बात की जाए तो 3 ऑपरेशन आपके चलाए गए हैं, ठीक है। अभी रिसेंट में ऑपरेशन गंगा है जो कि यूक्रेन में फंसे आपके जो बच्चे हैं उनको लाने के लिए बात की गई है, ठीक है। विद्यार्थी हैं उनको वापस लाने की बात की गई है जो कि दूसरे इलाकों में चले गए हैं, जैसे रोमानिया, पोलैंड, ठीक है। यहाँ पे जाकर के वो फंस गए हैं, वहां से वापस नहीं आ सकते, तो उनको वहां पे से लाना है, ठीक है। कोविड-19 के टाइम पे आपके जो मिशन चलाए गए थे वो समुद्र सेतु फर्स्ट था और समुद्र सेतु सेकंड था, ठीक है। समुद्र सेतु फर्स्ट में भी नागरिकों को लाया गया था, लेकिन समुद्र सेतु सेकंड में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे नागरिकों को नहीं लाया गया था, यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर को इंपोर्ट किया गया था हमारे देश में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं ऑपरेशन गंगा से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे कि जैसा कि आप सभी को पता है कि युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में। युद्ध के पीछे की कहानी मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ये युद्ध आपका चल रहा है। हुआ ये कि कुछ साल पहले तक, यानी कि या बहुत साल पहले तक अगर हम बात करते हैं 1971 की, ठीक है, या 1971 की, हाँ अगर हम बात करते हैं 1917 था, सॉरी, ठीक है, 1917 के लगभग आपकी जो है सोवियत संघ हुआ करता था और उस समय यूक्रेन जो है वो रशिया का पार्ट होता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, 1917 में यूक्रेन ने स्वतंत्रता प्राप्त करी और ये क्या बन गया, ये एक स्वतंत्र देश बन गया, ठीक है। क्या बन गया, स्वतंत्र देश बन गया। लेकिन फिर भी ये आपका क्या रहा कि इसको पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिल पाई और 1920 में, ठीक है, 1920 में क्या हुआ, यूक्रेन जो है वो शामिल हो गया यूएसएसआर में, यानी कि जो कि आपका सोवियत संघ का हिस्सा था, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। तो इसके अंदर ये शामिल हो गया 1920 में। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये कहानी बढ़ती चली गई और यूएसएसआर का विघटन हुआ 1991 में, ठीक है। 1991 में क्या हुआ, 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया और उस समय कई सारे देश जो हैं वो रशिया से या यूएसएसआर से अलग हो गए और उसी समय यूक्रेन भी इससे क्या हो गया, अलग हो गया और क्या बन गया, एक स्वतंत्र देश बन गया।
लेकिन फिर भी क्या हुआ कि इसके कुछ हिस्से ऐसे थे जिसमें अभी भी रशिया रह रहे थे, रशिया के लोग रह रहे थे, और यहाँ पे एक ऐसा सेपरेटिस्ट ग्रुप बना, एक ऐसा अलगाववादी संगठन बना या ग्रुप बना जो कि हमेशा से ये चाहता था कि अभी भी हमें रशिया में ही रहना चाहिए। फिर धीरे धीरे जो आपका यूक्रेन देश था, ये पूरी तरह से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहता था, लेकिन फिर भी रशिया उसमें हस्तक्षेप करता रहता था कि नहीं, ये हमारा पार्ट है, हमारा पार्ट है। लेकिन फिर चीज़ें इसी तरह बिगड़ती चली गई और अंतिम में यूक्रेन ने चाहा कि भाई हम ऐसे तो काम नहीं चला सकते, हमें एक मजबूत साथी चाहिए। तो इसने मजबूत साथी क्या ढूंढा? इसने मजबूत साथी ढूंढा नाटो को। अब नाटो क्या होता है? नाटो एक आपका मिलिट्री संगठन है जिसका गठन हुआ था 1949 में। और अगर हम बात करते हैं नाटो के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन हुआ था 1949 में। और जिस टाइम इसका गठन हुआ था उस समय इसमें केवल 12 देश हुआ करते थे। ठीक है, कितने देश थे? 12 देश थे। अब धीरे धीरे करते करते एट प्रेजेंट यानी कि 2022 में इसके कितने सदस्य देश हैं? इसके सदस्य देश हैं 30, जिसमें से 28 जो हैं वो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं और 2 जो हैं वो आपकी नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज हैं। ठीक है, तो अगर अभी की बात करें तो कितने देश हो जाएंगे? इसमें 30 देश हो जाएंगे। और इन्हीं 30 देशों में शामिल होना चाहता था कौन सा देश? ये वाला देश, यानी कि यूक्रेन। और क्योंकि ये जो आपका नाटो संगठन है ये किसके द्वारा लीड किया जाता है? तो ये लीड किया जाता है भाई अमेरिका के द्वारा। और अमेरिका जो है वो क्या है? वो है रशिया का दुश्मन। तो इसलिए रशिया कभी नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है वो किसका सदस्य बन जाए? नाटो का सदस्य बन जाए। और इसी के चलते रशिया ने क्या चाहा कि हम यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर ले। इसके और भी कई कारण हैं। एक कारण तो नाटो था, इसके अलावा और भी क्या कारण हो सकते हैं? और कारण ये हैं कि यूक्रेन एक बहुत ही एक हब है जिसको हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे ऑयल एंड गैस फील्ड्स पाई जाती हैं। और यूक्रेन और रशिया मिल करके, ठीक है, यूक्रेन और रूस मिल करके करीब 30% गेहूं का उत्पादन करते हैं पूरे देश के। अगर हम बात करें तो पूरे विश्व की अगर हम बात करते हैं तो मतलब यानी कि अगर पूरे विश्व में 100% जो है गेहूं का उत्पादन हो रहा है तो उसमें से 30% केवल रूस और यूक्रेन मिलकर के ही करते हैं। तो रशिया हमेशा से ये चाहता था कि यूक्रेन जो है वो हमारे साथ मिलके रहे, क्योंकि सबसे पावरफुल देश अगर बात करते हैं यूएसएसआर में तो रशिया के बाद कौन सा देश था? यूक्रेन था। इसके अलावा नाटो के जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो ये चाहती थी कि यूक्रेन जो है वो नाटो में आ जाए, जिससे कि उनको कई सारी चीज़ों में सुविधाएं मिल जाएं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मैप में, अभी तो मैं आपको यहाँ पे नहीं शो कर पा सकती हूँ, लेकिन अगर हम मैप में की बात करते हैं तो मान लीजिए कि ये आपका रशिया का हिस्सा है। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका रशिया का हिस्सा है और यहाँ पे आपका इससे जुड़ा हुआ हिस्सा जो है ये किसका है? यूक्रेन का है। ठीक है, तो यूक्रेन हमेशा से जो यहाँ पे अगर हम अभी यूक्रेन की जो आपका कैपिटल है कीव शहर, तो कीव शहर से रशिया की दूरी कितनी है? लगभग 640 किलोमीटर। और यहाँ पे आपकी एक सिटी है जिसका नाम है वॉर्सा, जो कि इससे कितना दूर है? 1600 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो अभी अगर किसी भी कंट्री को, या अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका को अगर रशिया पे या फिर अटैक करना होगा या नाटो देशों को अटैक करना होगा तो इसे कितनी दूरी कवर करनी है? 1600 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है, क्योंकि बीच में कौन सा देश पड़ता है? यूक्रेन पड़ता है। लेकिन अगर यूक्रेन इसका नाटो देशों का आपका हिस्सा बन जाता है तो ये दूरी कम हो करके केवल कितनी हो जाएगी? 640 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। तो इससे जो रशिया की आंतरिक सुरक्षा है उस पर भी बहुत ही गहरा असर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा से रशिया क्या चाहता है कि यूक्रेन पे उसका कब्जा हो सके। और इसके साथ ही में 2014 में आपका एक देश हुआ करता था, एक देश है क्रीमिया। ठीक है, वो भी आपका जो है इससे पहले यूक्रेन का पार्ट था, लेकिन 2014 में रशिया ने क्या किया? उस क्रीमिया देश पे अपना कब्जा कर लिया। अब इसी तानाशाही के चलते कई सारे ऐसे देश हैं या कई सारे ऐसे संगठन हैं जो कि उसका विरोध कर रहे हैं। और इसी के चलते आपकी एक संगठन है जिसका नाम है IOC। ठीक है, IOC यानी कि आपका
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, यहाँ पे अगर आपको क्लियर दिख सकता हो ये क्या है, IOC का फ्लैग है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इसने क्या किया है, रशिया को बैन कर दिया है। और इसी के साथ में आपका एक और संगठन है जिसका नाम है स्विफ्ट, ठीक है, क्या नाम है, स्विफ्ट, इसने भी क्या किया है, इसने भी रशिया को बैन कर दिया है। अब आप समझिए ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्या आ गई, लाइमलाइट में आ गई, और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जल्दी से हम देख लेते हैं इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रशिया को किसने बैन किया है। रशिया को बैन किया है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, रशिया को बैन किया है IOC ने, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। अच्छा, इसका गठन कब हुआ था, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका गठन हुआ था आपका 1894 में, ठीक है, कहाँ हुआ था, 1894 में हुआ था, और गठन हुआ था इसका पेरिस में, ठीक। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि IOC का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। तो IOC का आपका मुख्यालय हो जाता है लुसान, स्विट्जरलैंड में, लुसानी, स्विट्जरलैंड, ठीक। चलिए, इसके अलावा आपको और क्या चीजें याद रखनी है, इसके अलावा इसके जो हेड हैं उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉमस बाक, थॉमस बाक, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि IOC से रिलेटेड हैं और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि IOC ने जो है रशिया को बैन कर दिया है और ये आपके एग्जाम के लिए बन जाता है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका स्विफ्ट देश, ठीक है, कौन सा देश है, स्विफ्ट देश नहीं है, ये आपका एक संगठन है, ठीक है। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है, तो याद रखिएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 1973 में, और इसका मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय हो जाता है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे जो कि स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड है करंट अफेयर्स ही। करंट अफेयर्स में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे संगठन हैं जिन्होंने रशिया को बैन किया था, तो एक तो IOC हो गया, दूसरा स्विफ्ट हो गया। लेकिन अगर आपको स्टैटिक में पूछ लिया जाए तो इससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें फैक्ट्स हैं जो कि आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये काम क्या करता है स्विफ्ट, एक चीज और भी देख लेते हैं, स्विफ्ट का काम क्या होता है, जितने भी आपके अंतरराष्ट्रीय बैंक होते हैं या सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जैसे कि इंडिया के सेंट्रल बैंक की बात कर लें तो ये कौन सा बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जितने भी अंतरराष्ट्रीय आपके बैंक हैं, सेंट्रल बैंक हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं जब भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है तो आपस में वो बातचीत करते हैं। आपस में ट्रांजेक्शन के लिए जो ऑनलाइन माध्यम चुना जाता है वो कौन सा होता है, स्विफ्ट का होता है। तो अगर आपने स्विफ्ट ने रशिया को बैन कर दिया या प्रतिबंधित कर दिया, तो अब वो अपने सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए किस पे डिपेंड हो गए, फोन पे या फिर फैक्स पे, जो कि बहुत ही फास्टर मोड नहीं है, बहुत ही तेजी से काम करने वाला मोड नहीं है। इसलिए जो है अब उनका जो मार्केट है वो भी क्या हो सकता है, गिर सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी रशिया में आ सकता है। तो ये सभी फैक्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारी बातें होती हैं जो कि आपको बीच में बताई जाती हैं, लेकिन सारी चीजें एक ही क्लास में नहीं दी जा सकती, ठीक है, इसलिए आपको रेगुलर क्लास में रहना पड़ेगा, ठीक है। क्लास को रेगुलर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो सब्सक्राइब बटन दबाते चलें।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कौन सा देश है, ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे अगर हम देश की बात करते हैं तो कौन सा देश हो गया, कौन सा देश है, जापान। ठीक है, किसका फ्लैग है, जापान का फ्लैग है। ठीक है, क्लियर नहीं है आई थिंक, फिर से लिख दे रही हूँ। ठीक, चलिए ये कौन सा देश है, ये है आपका जापान, और ये है कौन सा देश, भारत। तो अभी तक जब इन दोनों को एक दूसरे से उधार लेना होता था तो ये लोग क्या करते थे, यूएस डॉलर में उधार लेते थे एक दूसरे से। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हम यूएस डॉलर में कब तक ट्रांजैक्शन करते रहेंगे। इन दोनों ने आपस में बात करी और उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को स्वैप कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, स्वैप। स्वैप का मतलब क्या होता है, अदला बदली। ठीक है, और किसके बीच में हुआ, दो देशों के बीच में हुआ, तो दो देशों के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बाईलेटरल। ठीक है, क्या यूज करेंगे, बाईलेटरल। ठीक है, तो दो देश हैं इसलिए बाईलेटरल, और आपस में एक्सचेंज किया है इसलिए क्या हो गया, स्वैप हो गया। तो बाईलेटरल स्वैप एग्रीमेंट अभी हाल ही में आपका किया गया है, कौन से दो देशों के बीच में, भारत और जापान के बीच में। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये एग्जाम में। ठीक है, वैसे तो ये बायलेटरल स्वैप एग्रीमेंट आपका कब से चल रहा था, वर्ष 2018 से चल रहा था, लेकिन वर्ष 2022 में इसका रिनोवेशन हो गया, यानी कि नवीनीकरण हो गया, और ये दोनों देश क्या बन गए हैं, इन दोनों देशों के बीच में आ गया है बायलेटरल स्वैप एग्रीमेंट। ठीक है, क्या होगा इसके अंतर्गत, अभी तक आपके यूएस डॉलर में एक्सचेंज करते थे, अब क्या होगा, अब ये दोनों देश अपनी अपनी करेंसी में उधार ले सकेंगे, और कुछ समय बाद जब भी आपका उधार चुकाने की बात होगी तो एक निश्चित ब्याज दर पे अपने उधार ये चुका सकेंगे। ठीक है, तो अगर भारत को, ठीक है, क्या करना है, जापान से उधार लेना है, तो ये कौन सी करेंसी में लेगा, ये लेगा रुपए में। ठीक है, किस में लेगा, रुपए में। फिर अगर जापान को उधार लेना होगा किससे, भारत से, तो ये कौन से उसमें लेगा, ये लेगा जापानी येन में। ठीक है, और कितना ले सकते हैं, ठीक है, बात की जाए, अगर पूछा जाए कि कितना उधार ले सकते हैं, तो ये है आपका 75 बिलियन डॉलर तक ये उधार ले सकते हैं, और ये यूएस डॉलर है। ठीक है, कितना होगा, अगर एक फिक्स अमाउंट बताई जाए तो 75 बिलियन यूएस डॉलर तक ये उधार ले सकते हैं। कौन कौन सी करेंसी में लेंगे, रुपए और येन में लेंगे। ठीक है, भारत के बारे में तो आपको सब कुछ पता ही है, जापान के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, जापान की कैपिटल क्या हो जाती है, टोक्यो हो जाती है। करेंसी अभी आपने देखा क्या हो जाएगी, येन हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा जाए कि जापान के सम्राट का नाम क्या है, नारुहितो। ठीक है, क्या हो जाएगा, नारुहितो। फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, इससे पहले कौन थे, योशिहिदे सुगा थे, अब कौन बन गए हैं, फूमियो किशिदा बन गए हैं। ठीक है, कौन बन गए हैं, फूमियो किशिदा। क्लियर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनेंगे इससे रिलेटेड। तो अभी हाल ही में बायलेटरल स्वैप एग्रीमेंट किन दो देशों के बीच में हुआ है, या क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि भारत ने बायलेटरल स्वैप एग्रीमेंट कौन से देश के साथ में हस्ताक्षर किया, या कौन से देश के साथ में ये समझौता किया है, तो ध्यान रखिएगा ये है हमारा पड़ोसी देश और हमारा मित्र देश जापान। क्लियर, तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा, कल फिर मिलेंगे, डेली मिलेंगे एक्चुअली में करंट अफेयर्स की क्लास में। तो मुझसे मिलने के लिए जुड़े रहिए आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु से, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, बहुत पसंद आ गया हो तो कमेंट में 2-4 बातें लिख दीजिएगा। ठीक है, कि जो क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, नहीं भी पसंद आया तो भी लिख देना। ठीक है, लेकिन लिख जरूर देना। ठीक, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए, जितना शेयर करेंगे उतना आपको भी लाभ होगा, आपके दोस्तों को भी लाभ होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।